देखिए, देवनागरी लिपि के विकास की यदि बात करें, पहली बात तो है कि लिपि किसको कहते हैं। लिपि से तात्पर्य क्या है भाई, कोई बता सकता है? सामान्य प्रश्न है, लिपि किसको कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने पढ़ने के लिए जो प्रयुक्त संकेत चिन्ह हैं उनको क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। लिपि कहा जाता है। अब बात करें कि संसार में सबसे प्राचीन लिपि कौन सी रही, तो संसार में सबसे जो प्राचीन लिपि है वो चित्र लिपि है। कौन सी लिपि है? चित्र लिपि है। प्राचीन भारत में देखा जाए तो चित्र लिपि के साथ साथ सिंधु घाटी लिपि भी प्रचलित थी, जो कुछ कुछ जो है अक्षरात्मक थी और कुछ कुछ जो है वो ध्वन्यात्मक भी थी, है ना। कुछ कुछ ध्वन्यात्मक, कुछ कुछ चित्रात्मक थी। ये लिपि जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है। सेंधव लिपि में भी अक्सर एक दूसरे पर खुदे हुए हमें मिलते हैं। एक लिपि प्रचलित थी, खरोष्ठी लिपि। सिंधु घाटी जो सभ्यता की जो लिपि है वो खरोष्ठी से मेल खाती है। फिर एक लिपि थी ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि थी? यदि हम देवनागरी लिपि की बात करें तो उसका खरोष्ठी लिपि से, चित्र लिपि से, सिंधु घाटी लिपि से कोई सीधा संबंध नहीं है। हाँ, ब्राह्मी लिपि से उसका संबंध अवश्य है। राजबली पांडे जो हैं, जो लिपि विज्ञान के बड़े आचार्य माने जाते हैं, उनका यह मानना है कि ब्रह्म यानी वेद की रक्षा के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया गया उसका नाम पड़ा ब्राह्मी लिपि। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ब्राह्मी लिपि। कुछ कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा इसका प्रयोग किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा ब्राह्मी लिपि। तो ये ब्राह्मी के संदर्भ में कुछ कथन, कुछ मिथक हैं। ब्राह्मी लिपि कालांतर में आगे चल करके दो भेदों में बंट जाती है। एक उत्तरी ब्राह्मी है और दूसरी जो वो दक्षिणी ब्राह्मी है। उत्तरी ब्राह्मी जो है उसको गुप्त लिपि कहा जाता है। उसी से कुटिल लिपि, कुटिल से सिद्ध मातृका लिपि, शारदा लिपि और फिर देवनागरी लिपि का क्रमशः विकास हुआ है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो कुटिल लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? हाँ, और कुटिल लिपि उत्तरी ब्राह्मी, है ना, गुप्त लिपि आप उसको कह सकते हो। यदि दक्षिण ब्राह्मी की बात करें तो फिर वो जो है आगे चल करके, और दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं, जैसे मलयालम का नाम आता है, तेलुगु का नाम आता है, ये सब भाषाएं उससे विकसित हुई है। इनकी लिपियां भी उससे विकसित हुई है। देवनागरी लिपि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा प्रचलित होने से इसका नाम देवनागरी पड़ा, यह भी कहा जाता है। प्राचीन काल में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को देव कहा जाता था और पाटलिपुत्र को जो नगर कहा जाता था। तो देवनगर की लिपि होने के कारण भी इसका नाम देवनागरी पड़ा, ऐसा भी कहा जाता है। देवताओं के द्वारा इसका प्रचलन हुआ इसलिए भी, और नगरों में इसका प्रचलन हुआ इसलिए भी इसका कई लोग नाम बताते कि देव और नागरी दोनों के मिश्रण से बना हुआ शब्द कौन सा? देवनागरी। नागर शब्द जो है वो चतुर को कहते हैं। नागर किसको कहते हैं? चतुर को कहते हैं। और चतुर लोग उस समय ब्राह्मण थे। ये तो खैर मजाक की बात कर रहा हूं। ब्राह्मण जितना तो बोला था। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था, ये लिखा हुआ था, कभी पढ़ा? एक बार अमीर ब्राह्मण था, कहानी में पढ़ा कभी तुमने? हैं? अब यही तो बात बताऊं, एक बार अतीत में जो ब्राह्मण क्या था, देखो देखो, द्रोणाचार्य किसके गुरु थे? पांडवों और कौरवों के लिए, है ना। वो उनको धनुर्विद्या का ज्ञान देते थे, और अपने पुत्र को दूध पिलाने के लिए उनके पास गाय नहीं थी।
इतनी गरीबी। वो तो बाद में लिया द्रुपद से, पहले तो नहीं था ना, वो तो किसी बात पर लिया, लेकिन पहले ब्राह्मण ब्राह्मणी थे वास्तव में, है ना। मैं भी हालांकि ब्राह्मण ही हूं, कि ब्रह्मा के मुख से जो उत्पन्न हुआ वो ब्राह्मण है, भुजाओं से उत्पन्न हुआ वो क्षत्रिय है ना, ये भी कहा जाता है। लेकिन ये सब खैर अलग तथ्य हैं, अलग बातें हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मेरा तो सीधा सा मानना है कि शिक्षा किसी की बपोती नहीं है, शिक्षा पर किसी का जन्मजात अधिकार नहीं है। जो पढ़ेगा लिखेगा वो कामयाब होगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं कामयाब होगा, है ना। मेरा तो मानना ये है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो वैश्य है, चाहे शूद्र है, कुछ भी है चाहे, लेकिन यदि वो पढ़ेगा तो कामयाब होगा, और नहीं पढ़ेगा तो नहीं कामयाब होगा। आज वर्तमान में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र ये ताकत देता है, ये शक्ति देता है कि कोई भी व्यक्ति हो वो अपने कर्म से चाहे तो देवताओं जितना महान हो सकता है, और चाहे तो वो कुत्ते से भी निम्न हो सकता है। और ये तो अधिकार मनुष्य को ही है। देवता देवता की कैटेगरी से नीचे आकर काम नहीं कर सकते, है ना। और राक्षस राक्षस की कैटेगरी से ऊपर उठ करके काम नहीं कर सकते। लेकिन मानव चाहे तो वो राक्षस बन सकता है, और चाहे तो वो मानव देवता है, और चाहे तो दानव है। नहुस खंड काव्य इसका प्रमाण है। किसका है? मैथिलीशरण गुप्त का। लिपि लिखे, लिपि किसी भी भाषा को लिखने व पढ़ने के लिए प्रयुक्त 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 संकेत चिन्ह लिपि कहलाते हैं। संकेत चिन्ह लिपि कहलाते हैं। यदि हम देवनागरी लिपि की बात करें तो उसमें जो संकेत चिन्ह है वो प्रत्येक ध्वनि के लिए पृथक पृथक है। अंग्रेजी की बात अलग है, अंग्रेजी को थोड़ा लिखने में सरल माना जाता है। अच्छा ये बताओ कि लेखन में अंग्रेजी भाषा स्थान ज्यादा घेरती है, अंग्रेजी जो रोमन लिपि है वो ज्यादा स्थान घेरती है, या देवनागरी लिपि ज्यादा स्थान घेरती है? हाँ, ये भ्रम है तुम्हारा। बताओ दोनों कैसे घेरती है भाई? बताओ। नहीं, मैं कह रहा हूं कि रोमन लिपि जो है, रोमन लिपि, हाँ एक अक्षर की भी तुम यदि बात करो तो देखो, यदि मैं लिखूं का, बताओ ये अक्षर है, वर्ण नहीं है, अक्षर है। अक्षर और वर्ण में अंतर होता है, ये अक्षर है। तो देवनागरी लिपि स्थान तो कम घेरती है, स्थान तो कम घेरती है रोमन लिपि से, लेकिन लिखने में सुविधा रोमन लिपि में है। क्योंकि इसमें एक ही अक्षर को लिखने के लिए, देवनागरी लिपि में एक ही अक्षर को लिखने के लिए हाथ को ऊपर नीचे दाएं बाएं चलाना पड़ता है ना। जबकि रोमन लिपि में
सीधे स्ट्रेट चलो, कोई मात्रा नहीं, कुछ और नहीं, है ना। तो लेखन में सुविधा है। दूसरा, देवनागरी लिपि के बहुत से दोष भी हैं, बहुत सी खूबियां भी हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। विशेषताओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, पूछा गया है, पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्रयुक्त संकेत चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। संसार भर की लिपियों में, संसार भर की लिपियों में चित्रलिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, सेंधव या सिंधु घाटी लिपि प्राचीन लिपियां हैं, प्राचीन लिपियां हैं। इन लिपियों में चित्रलिपि, इन लिपियों में चित्रलिपि सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है। चित्रलिपि सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है। प्राचीन भारत में प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि और सेंधव लिपि, सेंधव लिपि का प्रयोग भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होता रहा है। होता रहा है। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग खरोष्ठी लिपि का प्रयोग भारत में 1000 वर्षों तक होता रहा। एक 1000 वर्षों तक होता रहा। यद्यपि
यद्यपि चित्रलिपि चित्रलिपि सेंधव लिपि और खरोष्ठी लिपि से देवनागरी लिपि का कोई सीधा संबंध नहीं है। खरोष्ठी लिपि में अक्सर दाएं से बाएं चलती हुई शैली में लिखे जाते थे। चलती हुई शैली में लिखे जाते थे। जबकि देवनागरी में क्या लिखे जाते हैं? बाएं से दाईं ओर लिखे जाते हैं। तीन सौ पचास ईसा देखो 350 ईसा पूर्व जब उसके आसपास ब्राह्मी लिपि का अस्तित्व देखने को मिलता है। ब्राह्मी लिपि का अब यहीं से हम देखेंगे 350 ईसा पूर्व के आसपास ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी लिपि का प्रचलन पूर्ण रूप से होने लगा। पूर्ण रूप से होने लगा और यह इस समय दो भागों में विभक्त हो गई। उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। आगे चलकर दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से दक्षिणी भाषाओं की लिपियां मलयालम, तेलुगु, तमिल, इत्यादि की लिपियों का विकास हुआ। इत्यादि की लिपियों का विकास हुआ।
और ये जो है ना उत्तरी ब्राह्मी लिपि, अब इससे आगे चल करके गुप्त लिपि का विकास होता है। गुप्त लिपि से कुटिल लिपि का, कुटिल से सिद्ध मातृका लिपि का, शारदा लिपि का, देवनागरी लिपि का विकास होता है। तो देवनागरी लिपि का सीधा संबंध तो कुटिल लिपि से है। किससे है? कुटिल। और कुटिल लिपि का संबंध गुप्त लिपि से, और गुप्त लिपि का संबंध उत्तरी ब्राह्मी से है। तो यदि ये पूछ लिया जाए कि आपसे कि देवनागरी लिपि का उद्भव जो है किस लिपि से हुआ है, ये दे दे आपको कि खरोष्टी लिपि, उत्तरी ब्राह्मी लिपि, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि और चित्र लिपि, तो आपका उत्तर होगा क्या? किंतु यदि, किंतु यदि आपको ऑप्शन में दे दे उत्तरी ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, है ना, उत्तरी ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, तो आपका उत्तर होगा कुटिल लिपि। क्या होगा? कुटिल लिपि, क्योंकि वो अधिक निकट है ना। जैसे ठीक वैसे कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ, और ऑप्शन में दे दे आपको कि प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, तो आपका उत्तर क्या होगा? अपभ्रंश। अपभ्रंश से निकली है। ये लिख लिया। देखो, चौथी पांचवी शती में उत्तरी ब्राह्मी लिपि चौथी पांचवी शती में गुप्त लिपि के रूप में, गुप्त लिपि के रूप में विकसित हुई। फिर से आगे चल करके सिद्ध मातृका है, कुटिल है, फिर वो लिपियां सारी। ईसा की छठी शती में, ईसा की छठी शती में गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका लिपि का विकास हुआ। गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका लिपि का विकास हुआ। और ये सिद्ध मातृका जो है सातवीं शती में कुटिल लिपि में, और कुटिल लिपि से बाद में आगे चल करके आठवीं नवीं शती में देवनागरी लिपि का विकास होता है। तो आप लिखो, सातवीं शती में सिद्ध मातृका लिपि से कुटिल लिपि का विकास हुआ। और अंततः इस कुटिल लिपि से ही आठवीं नवीं शती में देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का विकास हुआ। लिपि विकास की कहानी को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं।
तो देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से, किससे हुआ है? कुटिल लिपि से। चेंज कर दिया करो, ये हीट हो जाता है। हाँ तो ठीक है, ठंड है। अब अगला बिंदु लिखो तुम, देवनागरी लिपि का नामकरण। और इसमें लिखिए, देवनागरी लिपि के नामकरण के संदर्भ में, देवनागरी लिपि के नामकरण के संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जो निम्नलिखित हैं। और इसमें पहला मत जो है उन विद्वानों का है जो ये मानते हैं, नागरी यानी नगर, नगरी, नगरों में या शहरों में प्रचलित होने से इसका नाम क्या पड़ा? देवनागरी पड़ा। तो आप लिखिए, पहला मत उन विद्वानों का है, उन विद्वानों का है जो यह मानते हैं कि जो यह मानते हैं कि नगर या शहर में प्रचलित होने से इसका नाम देवनागरी पड़ा। दूसरा लिखो, दूसरा मत किनका है? गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण, प्रयोग किए जाने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। और एक ये भी है, आपने नाम सुना होगा नागर शैली के भवन, है ना? तो मध्य युग में नागर शैली के भवनों के जैसा आकार वर्णों का होने के कारण भी इसको क्या कहा गया? देवनागरी कहा गया। एक मत ये भी है। मध्य युग के नागर शैली,
नागर शैली के भवनों के आकार, नागर शैली के भवनों जैसा आकार वर्णों का आकार होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। देवनागरी पड़ा। चौथा लिखो, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को नगर और चंद्रगुप्त मौर्य को देव कहा जाता था। लेकिन पाटलिपुत्र का जो राजा था उसको क्या कहा जाता था? देव। अतः वहां प्रचलित होने से इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। देखो, एक ग्रंथ है, कौन सा है? ललित विस्तार। किसका है? हीनयानी बोधों का है। बोधों की दो शाखाएं हैं, महायान और हीनयान। हीनयान बड़ी शाखा है, महायान बड़ी शाखा है। कौन सी शाखा में सिद्धांत पक्ष अधिक प्रबल है और कौन सी शाखा में व्यवहार पक्ष पर अधिक बल है? सिद्धांत पक्ष पर किस में बल दिया गया है? महायान में नहीं, हीनयान में। महायानी तो वो थे कि आओ खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी दा दुखायो ना। सारे महायान के हमारा यान बड़ा है, इसमें साधु सन्यासी विरक्त गुंडे मवाली सारे आ सकते हैं। जबकि हीनयान जो था उसमें यह था कि ना, इसमें तो केवल सन्यासी और विरक्त ही आ सकते हैं, शेष नहीं आ सकते। तो मूल शाखा जो है ना वो हीनयान है। हीनयान फिर थोड़ी रह गई, प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो कोई भी चीज में यदि प्रैक्टिकल नहीं रहता तो फिर वो खत्म हो जाती है। लचीलापन होना जरूरी है। महायान शाखा में लचीलापन आया तो वही आगे चल करके महायान ही जो है मंत्रयान ही आगे चल करके सिद्ध संप्रदाय का आधार बनता है। इसलिए सिद्ध जो थे ना, मंत्रयान ही वज्रयान है, क्योंकि उसमें वज्र की उपासना का प्रावधान है, इसलिए मंत्रयान ही वज्रयान है। और वज्र की उपासना सिद्धों के द्वारा की गई है, इसलिए उनको कहा गया वज्रयानी सिद्ध। हालांकि बौद्धों में भी वज्रयानी नाम है। राहुल वज्र नाम देखो आप, किसका है? सरहपा का नाम है। राहुल वज्र वज्रयानी नाम है सरहपा का। खैर, इसके बारे में अभी थोड़े दिन बाद बात करेंगे। आप लिखो, हीनयानी बोधों के ललित विस्तार ग्रंथ में प्रयुक्त देव व नागर क्योंकि देव व नागर दो लिपियां थी, जिसमें ललित विस्तार ग्रंथ में ये लिपि प्रयुक्त हुई है। तो ये कहा गया कि हीनयानी बोधों के ललित विस्तार ग्रंथ में देव व नागर लिपियों का संयुक्त रूप होने से इस लिपि को क्या कहा गया? देवनागरी कहा गया। तो आप लिखिए, ललित विस्तार ग्रंथ में प्रयुक्त देव व नागर लिपियों का
देव व नागर लिपियों का संयुक्त रूप होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। और यही सर्वमान्य मत है, यही सर्वमान्य मत है। ये लिपि का नामकरण हो गया। अब देखो देवनागरी लिपि की विशेषताएं, देवनागरी लिपि की विशेषताएं। अब इसमें मैं चर्चा कर लेता हूं आपसे, देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या है। कोई भी सिद्धांत, कोई भी लिपि यदि उसमें गुण है तो अवगुण भी है उसमें, कोई भी दोष से मुक्त नहीं है। इस सृष्टि में कोई भी प्राणी दोष से मुक्त नहीं है। प्रकृति जिस किसी की भी सृजना करती है वो दोष से मुक्त नहीं है ना। पेड़ है, पेड़ दोष से मुक्त है क्या? उसमें भी लकड़ी में अपने यार इसमें गांठ है कह देते ना अपने, इसमें गांठ है। तो कोई भी चीज जो है उसमें कमी तो होती है। गुलाब बड़ा सुंदर होता है पर कांटे हैं, कांटे हैं। दोष से मुक्त है ही नहीं। निर्दोष तो एक ही है, ब्रह्म है। निर्दोष क्या है? एक केवल ब्रह्म है, बाकी सारे दोषी हैं। तो देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं, उनकी चर्चा करते हैं। देवनागरी लिपि जो है एक वैज्ञानिक लिपि कही जा सकती है। इसके पीछे कई कारण हैं। देवनागरी लिपि में अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह है। ऐसे नहीं कि दो तीन ध्वनियों के लिए एक ही लिपि चिन्ह से काम चला लिया जाए, ऐसा नहीं है। या कई लिपि चिन्हों से एक ही ध्वनि का इजाद कर लिया जाए, जैसे अंग्रेजी में है कि के भी कै बना लिया जाता है, सी भी कै बना लिया जाता है, कई बार सी एच भी कै बना लिया जाता है ना। पी यू टी पुट है, बी यू टी बट है, ये बुट क्यों नहीं है ना। तो बड़ा लोचा है इसमें। लेकिन हिंदी की लिपि जो देवनागरी है, देवनागरी लिपि की विशेषता है कि इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह निश्चित है, लिपि चिन्ह निश्चित है। दूसरी इसकी विशेषता है कि इसमें प्रत्येक ध्वनि का उच्चारण होता है। कोई भी ध्वनि साइलेंट नहीं है, मूक नहीं है, मौन नहीं है, जैसे कि रोमन लिपि में, अंग्रेजी में है। अंग्रेजी में क्या है? अंग्रेजी भाषा में यदि हम देखें तो उसमें क्या है? KNIFE, नाइफ। जब के बोलना ही नहीं तो उसको किस लिए रखते हो, है ना। उच्चारण नहीं करना तो क्यों रखते हो, इसमें होता है। अब बोलना तो कैच है, लेकिन उसके अलग देखो, है ना। दूसरी इसकी विशेषता है कि देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरात्मक लिपि है। क्या है? अक्षरात्मक लिपि है, वर्णात्मक लिपि नहीं है। अक्षर और वर्ण का मतलब कौन कौन नहीं समझ रहे? अक्षरात्मक और वर्णात्मक लिपि का अर्थ कौन कौन नहीं समझ रहे? अक्षरात्मक और वर्णात्मक लिपि, हालांकि हालांकि वर्णात्मक लिपि जो है ना ये वैज्ञानिक होती है। वर्णात्मक लिपि क्या होती है? वैज्ञानिक होती है। अक्षरात्मक लिपि वैज्ञानिक नहीं होती है। लेकिन देवनागरी लिपि की एक खूबी है कि वो अक्षरात्मक होते हुए भी वैज्ञानिक है। क्यों वैज्ञानिक है? पहले तो तुम समझ लो कि अक्षरात्मक और वर्णात्मक से तात्पर्य क्या है। ये क्या है? कमीना है। और ये क्या है? इसको भी कमीना बोलेंगे। चलो मैं थोड़ा अलग कर देता हूं, इसके अनुसार लिख देता हूं। सही है ना। अब यही सिखाया गया, डबल ई का बड़ी मात्रा बने। अब इसमें कॉन्सोनेंट और वोवल समझते हो तुम?
कॉन्सोनेंट क्या है और वोवल स्वर है। इसमें स्वर और कॉन्सोनेंट पृथक पृथक लिखे गए हैं। वर्ण के दो भेद हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, है ना। क्या कै को हम वर्ण कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसमें कै और ए मिला हुआ है। अब इनको क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। अब आई समझ में कुछ उस बात? मैंने संकेत कर दिया। अब किसकी समझ में आ गई ये बात भी अक्षरात्मक और वर्णात्मक क्या है? जो इतने से समझ जाए वो ज्ञानी है। देखो देखो, हम क्या इस रूप में लिखते हैं? क्या शब्द को लिखते हैं तब इस रूप में लिखते हैं? इस रूप में लिखते हैं। यानी हम जो स्वर जो है ना उनको व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखते हैं, और जब व्यंजन के साथ में स्वर को मिला दिया जाता है तो वो वर्ण नहीं, वो अक्षर होता है। क्या होता है? तो अक्षरात्मक लिपि है। अंग्रेजी में क्या है? पृथक पृथक लिखे जाते हैं, इसलिए वर्ण पृथक पृथक लिखे जाते हैं, इसलिए ये वर्णात्मक लिपि है। वर्णनात्मक नहीं, वर्णात्मक लिपि। क्या? वर्णात्मक लिपि। और ये क्या है? अक्षरात्मक लिपि। अक्षरात्मक लिपि की बजाय वर्णात्मक लिपि वैज्ञानिक होती है, लेकिन हिंदी की जो लिपि देवनागरी है ये अक्षरात्मक होते हुए भी इसलिए वैज्ञानिक है क्योंकि ये स्थान कम घेरती है। अक्षरात्मक होने के कारण स्थान कम घेरती है, किंतु इसमें एक दोष भी है। स्थान तो कम घेरती है, लेकिन अक्षरात्मक होने के कारण हाथ को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाना पड़ता है भाई, है ना। कभी इस तरफ मात्रा लगाओ और कभी इस तरफ मात्रा लगाओ, कभी नीचे लगाओ और कभी ऊपर लगाओ, है ना। ये कारण है। तो ये दोष भी है इसका साथ साथ में, ये खूबी भी है इसके साथ साथ में। एक क्या है कि देवनागरी लिपि जो है उसमें वर्ण जो है, वर्णमाला का जो क्रम है वो निर्धारित है, निश्चित है। वो उच्चारण स्थान की दृष्टि से देखें, प्रयत्न की दृष्टि से देखें, घोषत्व अघोषत्व की दृष्टि से देखें, यदि अलप्राण महाप्राण की दृष्टि से देखें तो वो क्रम जो है वो निर्धारित है, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर भी और बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी क्रम जो है निश्चित है। कैक है, अघोष है, पहले दो अघोष आ गए, गए गए अंग, तीनों क्या हो गई? अरे घोष है, तीनों आ गए घोष। दूसरी पंक्ति में भी ऐसे ही है, तीसरी पंक्ति में भी ऐसे है, चौथी पंक्ति में भी ऐसे, पांचवी में भी ऐसे, छठी में ऐसे नहीं। छठी में चारों के चारों क्या है? ये रे ले वे घोष, और फिर चारों जो है स क्या है? तीन, तीन चार नहीं, तीन क्या है? अघोष। तो यानी क्रम एक निश्चित है। अलप प्राण महाप्राण का क्रम देखें तो कैल प्राण, ख महाप्राण, गैल प्राण, घ महाप्राण, अंगल प्राण। तो एक क्रम है, एक क्रम है, हर चीज में क्रम है, तो क्रम की निश्चितता रहती है। तो ये भी इसमें क्या है? इसकी खूबी है, इसकी वैज्ञानिकता है। स्थान कम घेरते हैं देवनागरी लिपि में अक्षर लिखे हुए, वो भी इसकी क्या है? विशेषता है। देवनागरी लिपि में ह्रस्व ध्वनियों के लिए अलग प्रतीक चिन्ह है और दीर्घ ध्वनियों के लिए अलग प्रतीक चिन्ह है। ये भी इसकी विशेषता है। ए है तो ए, ऐ है तो ऐ, और ह्रस्व और दीर्घ में देखें तो ऐ ह्रस्व है, आ दीर्घ है, ई ह्रस्व है तो ई दीर्घ है। तो ये भी है इसमें, है ना। तो देवनागरी लिपि में ये सब चीजें निश्चित है। आप लिखिए देवनागरी लिपि की विशेषताएं, और ये कल पढ़ते हैं क्योंकि होगा नहीं अभी। वैसे बता तो दी मैंने मुख्य मुख्य बातें।